वॉरेन बफे, जिनको अक्सर ऑरेकल ऑफ ओमाहा कहा जाता है, एक महान निवेशक हैं। उनकी निवेश की शैली और उनके द्वारा अपनाई गई रणनीतियां उन्हें एक अद्वितीय स्थान पर रखती हैं। वो अपने वैल्यू इन्वेस्टिंग फिलॉसफी के लिए जाने जाते हैं। यह एक ऐसी रणनीति है जो निवेशकों को सिखाती है कि कैसे सही मूल्य पर सही कंपनियों में निवेश किया जाए। इसका मतलब है कि वो ऐसी कंपनियों में निवेश करते हैं जिनकी वैल्यू मार्केट में कम आंकी गई हो, लेकिन उनका बिजनेस अच्छा चल रहा हो। यह एक बहुत ही सोच समझकर की जाने वाली प्रक्रिया है। बफे का मानना है कि ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को लंबे समय तक होल्ड करके रखना चाहिए। उनका मानना है कि समय के साथ अच्छी कंपनियों की वैल्यू बढ़ती है। इसी तरीके से उन्हें कई दशकों तक बेहतरीन सफलता मिली है। उनकी सफलता की कहानियां निवेशकों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्हें दुनिया के सबसे महान निवेशकों में से एक माना जाता है। उनकी निवेश की शैली ने कई लोगों को प्रभावित किया है। बफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे एक कंग्लोमरेट है। ये कंपनी विभिन्न उद्योगों में निवेश करती है। इसके पास कई अलग अलग कंपनीज के शेयर्स हैं। यह विविधता कंपनी को स्थिरता प्रदान करती है। इनमें इंश्योरेंस, एनर्जी और कंज्यूमर गुड्स कंपनीज शामिल हैं। यह विविधता बफे की निवेश रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बर्कशायर हैथवे की सफलता का श्रेय बफे के इन्वेस्टमेंट स्किल्स को जाता है। उनकी निवेश की कुशलता ने कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। वो ऐसी कंपनीज को पहचानने में माहिर हैं जिनकी वैल्यू मार्केट में कम आंकी गई हो। यह उनकी विशेषता है। बफे का इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी धैर्य और अनुशासन पर आधारित है। ये धैर्य और अनुशासन ही उनकी सफलता की कुंजी है। वो सही मौके का इंतजार करते हैं। ये इंतजार उन्हें सही समय पर सही निवेश करने में मदद करता है। वो ब्लाइंडली मार्केट ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते। उनका ध्यान हमेशा लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पर होता है। इसी तरीके से वो कई आर्थिक मंदी से भी पार पा सके हैं। उनकी रणनीतियां उन्हें कठिन समय में भी सफल बनाती हैं। उनका लॉन्ग टर्म विजन आज भी बर्कशायर हैथवे को गाइड करता है। यह विजन कंपनी को भविष्य में भी सफलता दिलाने में मदद करेगा। वो आज भी फाइनेंस की दुनिया में एक इन्फ्लुएंशियल फिगर बने हुए हैं। उनकी सलाह और विचार आज भी निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है। 1993 में वॉरेन बफे ने एक बड़ा एक्विजिशन किया। बर्कशायर हैथवे ने डेक्स्टर शू कंपनी को $433 मिलियन में खरीदा। डेक्स्टर यूनाइटेड स्टेट्स में जूतों की एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर थी। कंपनी काफी समय से प्रॉफिट में चल रही थी। ये बफे के इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के हिसाब से एकदम परफेक्ट फिट लग रही थी। डेक्स्टर शू की शुरुआत 1876 में हुई थी। कंपनी अपनी अच्छी क्वालिटी और क्राफ्ट्समैनशिप के लिए जानी जाती थी। वो अपने प्रोडक्ट्स में बढ़िया क्वालिटी के मटेरियल्स यूज करते थे। डेक्स्टर का ब्रांड रेप्यूटेशन बहुत अच्छा था। उनके मेंस फुटवेयर बहुत फेमस थे। कंपनी के पास लॉयल कस्टमर्स की एक बड़ी संख्या थी। बफे डेक्स्टर की मैनेजमेंट टीम से बहुत इम्प्रेस थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि ये टीम कंपनी को आगे भी सफल बनाए रखेगी। डेक्स्टर एक ऐसे मार्केट में काम कर रही थी जहां डिमांड हमेशा बनी रहती थी। इन सभी कारणों से ये एक्विजिशन बफे को बहुत आकर्षक लगा। बफे ने इस एक्विजिशन को लेकर कई हेडलाइंस बनाई। डेक्स्टर ने नए और इनोवेटिव डिजाइन्स के साथ मार्केट में अपनी पहचान बनाई। उनकी मार्केटिंग कैंपेन्स भी काफी सक्सेसफुल रही। बफे ने इस एक्विजिशन को अपनी सबसे BDDD अचीवमेंट्स में से एक माना। डेक्स्टर ने इस एक्विजिशन के बाद अपने एक्सपेंशन प्लान्स पर काम शुरू किया। कंपनी ने इंटरनेशनल मार्केट्स में भी अपनी प्रेजेंस बढ़ाई। बफे इस एक्विजिशन से बहुत खुश थे और इसे एक बड़ी सफलता मानते थे। अपनी मजबूत स्थिति के बावजूद डेक्स्टर शू को जल्द ही एक अनएक्सपेक्टेड चैलेंज का सामना करना पड़ा। विदेशी शू मैन्युफैक्चरर्स से कंपटीशन बढ़ने लगा। चीन और वियतनाम जैसे देशों की कंपनियां कम प्रोडक्शन कॉस्ट पर जूते बना रही थीं। इसकी वजह से वो डेक्स्टर के मुकाबले अपने प्रोडक्ट्स का दाम कम रख पा रही थीं। सस्ते इंपोर्टेड जूतों के आने से डेक्स्टर के प्रॉफिट मार्जिन्स पर दबाव पड़ने लगा। कम दामों पर जूते मिलने से अमेरिकन कंज्यूमर्स ने विदेशी ब्रांड्स की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। डेक्स्टर का मार्केट शेयर कम होने लगा। ग्लोबलाइजेशन का बढ़ता हुआ ट्रेंड इस बदलाव का एक मुख्य कारण था। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स की वजह से विदेशी कंपनियों के लिए US मार्केट में एंटर करना आसान हो गया था। डेक्स्टर और दूसरी कई अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स अपने फॉरेन कंपेटिटर्स के लो कॉस्ट प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज का मुकाबला करने के लिए संघर्ष कर रही थीं। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता गया, डेक्स्टर शू को अडेप्ट करने में मुश्किल होने लगी। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पुराने तरीकों पर बेस्ड था।
वो नए आइडियाज और टेक्नोलॉजी को अपनाने में पीछे रह गए। क्वालिटी से समझौता किए बिना उनके लिए प्राइस कंपटीशन में टिके रहना मुश्किल हो गया। डेक्स्टर ने अपने कॉस्ट कम करने की कोशिश तो की, लेकिन ये नाकाफी साबित हुई। कंपनी ने अपने ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की। उन्होंने कुछ मैन्युफैक्चरिंग काम को आउटसोर्स करने के बारे में भी सोचा, पर यह सब बहुत देर से शुरू किए गए उपाय थे। डेक्स्टर शू का डाउनफॉल धीरे धीरे लेकिन लगातार जारी रहा। कंपनी का मार्केट शेयर घटता रहा, मुनाफा कम होता गया। एक समय पर इंडस्ट्री में राज करने वाला ये अमेरिकन ब्रांड अब अपनी पकड़ खोता जा रहा था। डेक्स्टर शू का एक्विजिशन वॉरेन बफे के कुछ गिने चुने इन्वेस्टमेंट मिसस्टेप्स में से एक साबित हुआ। आखिरकार बर्कशायर हैथवे ने डेक्स्टर को पूरी तरह अब्जॉर्ब कर लिया। इसके बदले में डेक्स्टर को बर्कशायर के शेयर्स दिए गए, जिनकी कीमत $220 मिलियन थी। हालांकि बर्कशायर हैथवे पर इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं पड़ा, लेकिन इस डील ने बफे की रेप्यूटेशन को धक्का जरूर पहुंचाया। ऐसा लग रहा था कि ऑरेकल ऑफ ओमाहा ने कोई बड़ी चूक कर दी है। डेक्स्टर शू का ये एपिसोड इस बात का एक एग्जाम्पल बन गया कि मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स को नज़रअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है। इसने उन इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करने के रिस्क्स को उजागर किया जो बड़े बदलावों से गुजर रही हैं। बफे के लिए ये एक याद दिलाने वाली घटना थी कि सबसे तेज दिमाग वाले इन्वेस्टर्स भी गलती कर सकते हैं। सेक्शन 6 बफेट्स मी कल्पा, रिकॉग्नाइजिंग द मिसस्टेप। अपने नेक इरादों के लिए जाने जाने वाले वॉरेन बफे ने डेक्स्टर शू की गलती को खुले दिल से स्वीकार किया। उन्होंने अपनी गलती को छुपाने की बजाय इसे एक सीखने का अवसर माना। बर्कशायर हैथवे के शेयर होल्डर्स को लिखे अपने एनुअल लेटर में उन्होंने ये माना कि उन्होंने कंपटीशन को सही तरह से नहीं आंका था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे उन्होंने डेक्स्टर शू की क्षमता को गलत तरीके से आंका। उन्होंने इस एक्विजिशन को एक लंपी इन्वेस्टमेंट कहा, जो उनके पोर्टफोलियो में एक बड़ी गलती साबित हुई। बफे ने स्वीकार किया कि उन्होंने डेक्स्टर की फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स से कम्पीट करने की क्षमता को ओवर एस्टिमेट कर लिया था। उन्होंने माना कि उनकी यह गलती उन्हें बहुत महंगी पड़ी। उन्होंने ये भी माना कि उन्होंने ग्लोबलाइजेशन का शू इंडस्ट्री पर पड़ने वाले इम्पैक्ट को अंडर एस्टिमेट किया था। इस गलती ने उन्हें सिखाया कि ग्लोबल ट्रेंड्स को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसी ईमानदारी कम ही देखने को मिलती है, और इसने बफे की क्रेडिबिलिटी को और भी मजबूत बनाया। उनकी सच्चाई और ईमानदारी ने उन्हें और भी सम्मानित बना दिया। उन्होंने डेक्स्टर शू के एक्सपीरियंस से सीख ली। उन्होंने इस अनुभव को अपने भविष्य के निर्णयों में शामिल किया। उन्होंने चेंजिंग मार्केट कंडीशंस के हिसाब से ढलने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि कैसे कंपनियों को बदलते समय के साथ खुद को ढालना चाहिए। उन्होंने ये स्वीकार किया कि अगर कंपनी समय के साथ खुद को नहीं बदलती है और नए चैलेंजेस का सामना नहीं करती है, तो वो भी असफल हो सकती है। ये एक महत्वपूर्ण सबक था जो उन्होंने डेक्स्टर शू की गलती से सीखा। सेक्शन 7 लेसन्स एज्ड इन टाइम शेपिंग फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स। डेक्स्टर शू डिबेकल ने वॉरेन बफे के इन्वेस्टमेंट अप्रोच पर गहरा प्रभाव डाला। इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि किसी कंपनी के फाइनेंशियल्स के अलावा और भी फैक्टर्स को ध्यान में रखना जरूरी है। इसने कंपटीशन और इंडस्ट्री शिफ्ट्स का सही अंदाजा लगाने की जरूरत को रेखांकित किया। बफे ने पोटेंशियल थ्रेट्स को पहचानने का महत्व सीखा। वो उन इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करने को लेकर ज्यादा कॉशियस हो गए जो बड़े बदलावों से गुजर रही थीं। उन्होंने किसी बिजनेस मॉडल की लॉन्ग टर्म वायबिलिटी को समझने पर जोर दिया। डेक्स्टर शू के अनुभव ने बफे के इस बिलीफ को और मजबूत बनाया कि इन्वेस्टमेंट ऐसी कंपनीज में करना चाहिए जिनके पास वाइड मोट हो। इसका मतलब ऐसी कंपनीज से है जिनके पास सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज हो। ये वो कंपनीज होती हैं जिनके पास यूनिक प्रोडक्ट्स, स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स या एफिशिएंट ऑपरेशंस होते हैं, जिन्हें कंपेटिटर्स आसानी से कॉपी नहीं कर सकते। सेक्शन 8 द एंड्यूरिंग रेलेवेंस ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। डेक्स्टर शू सेटबैक के बावजूद वॉरेन बफे का मूल इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी नहीं बदला। उन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग को हमेशा प्रमोट किया। उन्होंने पेशेंस, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के महत्व पर जोर दिया। कभी कभार मिसस्टेप्स होने के बावजूद बफे की लगातार सफलता वैल्यू इन्वेस्टिंग की पावर को दर्शाती है। ये दिखाता है कि फंडामेंटल्स पर ध्यान केंद्रित करके और लॉन्ग टर्म आउटलुक रखकर शानदार रिटर्न्स हासिल किए जा सकते हैं। डेक्स्टर शू एपिसोड हमें याद दिलाता है कि सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर से भी गलतियां हो सकती हैं। ये इस बात पर प्रकाश डालता है कि उन गलतियों से सीखना
और अपनी स्ट्रैटेजीज को अकॉर्डिंगली अडेप्ट करना कितना महत्वपूर्ण है। बफे की ऐसा करने की क्षमता उनकी इन्वेस्टमेंट एक्यूमेन का प्रमाण है। सेक्शन 9 कंक्लूजन, अ लेगेसी शेप्ड बाय ट्रायम्फ्स एंड सेटबैक्स। एक इन्वेस्टर के रूप में वॉरेन बफे की लेगेसी शानदार जीत और कभी कभार मिली हार दोनों से मिलकर बनी है। डेक्स्टर शू एक्विजिशन इस बात की याद दिलाता है कि सबसे तेज दिमाग वाले इन्वेस्टर्स भी गलत फैसले ले सकते हैं। डेक्स्टर शू के अनुभव ने बफे को बहुमूल्य सबक सिखाया कि इंडस्ट्री शिफ्ट्स का अनुमान लगाना, कंपेटिटिव फोर्सेस को समझना और चेंजिंग मार्केट कंडीशंस के साथ अडेप्ट करना कितना जरूरी है। ये सबक आज भी उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को गाइड करते हैं। इस मिसस्टेप के बावजूद वॉरेन बफे आज भी दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग के प्रति उनकी कमिटमेंट, उनका लॉन्ग टर्म विजन और अपनी गलतियों से सीखने की उनकी क्षमता ने उन्हें फाइनेंशियल हिस्ट्री में एक खास जगह दिलाई है।